साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, 3-4 महीने में पश्चिम बंगाल में आम चुनाव होने वाले हैं और बंगाल के चुनाव में साड़ी और दाढ़ी के बीच सीधी टक्कर होगी। ममता बनर्जी की साड़ी और नरेंद्र मोदी की दाढ़ी। तो ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, हिंदुस्तान में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई अंग्रेजों की, तो सबसे पहले उसने बंगाल पर ही कब्जा किया था, पलासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब को मार के। और शुरुआती दिनों में अंग्रेजी हुकूमत जो हिंदुस्तान पर थी, तो हिंदुस्तान की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। 1911 में हिंदुस्तान का कैपिटल कलकत्ता से नई दिल्ली गया है। इस देश में जो जागरण कहते हैं, रिनेसेंस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो भी सबसे पहले बंगाल में ही आया। और एक जमाने में कहते थे कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे द रेस्ट ऑफ इंडिया थिंक्स टुमारो, यानी बंगाल जो आज सोचता है वो बाकी हिंदुस्तान कल जाकर सोचता है। तो बंगाल जो था वो अग्रणी राज्य माना जाता था। आज जो पूर्व भारत में ईस्टर्न इंडिया में 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये चारों राज्य एक जमाने में बंगाल का हिस्सा हुआ करते थे। तो अब ये जो पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं, जो मार्च अप्रैल तक होंगे, उस पर पूरे हिंदुस्तान की नजरें लगी हुई है। अभी हाल में बिहार में चुनाव हुए थे नवंबर महीने में, और उसमें बीजेपी और उसके सहयोगियों ने धांधली करके, बेईमानी करके, वोट चोरी करके एक तरफा जीत हासिल की। 243 में 200 से ज्यादा सीटें एनडीए को मिली। तो अब बीजेपी की नजरें पश्चिम बंगाल पर जाकर टिक गई हैं, जहां आज तक इतिहास में कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। पिछले चुनाव जो बंगाल में हुए थे 2021 में, उसमें भी नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। और 2021 में 2 मई को बंगाल में वोटों की गिनती हुई थी, मतगणना हुई थी। तो मोदी जगह जगह कहता था घूम घूम कर कि 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई। मतलब कि 2 मई आएगा तो ममता दीदी चली जाएगी। लेकिन ममता बनर्जी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। ममता बनर्जी को अग्नि कन्या कहते हैं। और ममता बनर्जी ने भी अपने पैर पर प्लास्टर चढ़वा लिया और वो व्हील चेयर पर घूमने लगी, पहिए वाली कुर्सी पर, और उसने कहा खेला होबे। और जब 2 मई को गिनती हुई तो ममता बनर्जी दोबारा सत्ता में आ गई। तो इस बार जो बंगाल के चुनाव होंगे, उसको जो नरेंद्र मोदी का गिरोह है, गैंग है, उसने उसको एक मतलब मूंछ की लड़ाई बना लिया है, इज्जत का सवाल बना लिया है। और इसके लिए सारे तिकड़म लगाए जा रहे हैं, सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पहला हथकंडा तो जाना पहचाना है आपका, चुनाव आयोग ने बंगाल में भी एसआईआर करवाया है। एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हिंदी में जिसको कहेंगे विशेष गहन पुनरीक्षण वोटर्स लिस्ट का। बिहार में भी एसआईआर का खेल हुआ था और 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए थे। बंगाल में भी यही खेल दोहराया गया और 50 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। लाखों लोगों के नाम काट दिए गए हैं बांग्लादेश की घुसपैठिया कहकर, और किस्म किस्म से काटा गया है। बंगाल में तो बीएलओ लोगों पर, बूथ लेवल ऑफिसर्स पर इतना दबाव था, कई बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। तो ये एसआईआर का खेल बंगाल में भी खेला जा चुका है। जो भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश
कुमार गुप्ता, वो नरेंद्र मोदी का आप जानते हैं पालतू कुत्ता है। इसलिए ज्ञानेश गुप्ता ने नरेंद्र मोदी के इशारे पर एसआईआर का खेल किया है। और आप जानते हैं कि चुनाव आयोग की कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है। चुनाव आयोग का नाम लोगों ने चुना आयोग रख दिया है, क्योंकि वो मतदाताओं को, वोटरों को चूना लगाता है। तो इस बार बंगाल में भी चुनाव आयोग बेईमानी करने के लिए कमर कस चुका है। एसआईआर के बाद जो अगला मुद्दा बीजेपी के दिमाग में है बंगाल जीतने का जो फॉर्मूला है, वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम पर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने आपको बताया था कि किस तरह 18वीं सदी में बंगाल में एक बहुत बड़ा सन्यासी विद्रोह हुआ था, जिसको हिंदू सन्यासियों और मुस्लिम फकीरों ने मिलकर किया था। अंग्रेजों के खिलाफ वो बगावत थी, और उसी बगावत का नारा था वंदे मातरम, यानी मां को सलाम। बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो बंगला के बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने आनंद मठ उपन्यास लिखा। तो वंदे मातरम को आधार बनाकर उन्होंने एक पूरा का पूरा गीत लिख डाला, वंदे मातरम। वो गीत यानी वंदे मातरम भारत का राष्ट्र गीत है, यानी नेशनल सॉन्ग है। ये फर्क जानना जरूरी है। जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, और वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है, नेशनल सॉन्ग है। बहुत लोग ये फर्क नहीं जानते। तो ये गीत बंगला भाषा में लिखा गया था, बंगाल में लिखा गया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। तो अब नरेंद्र मोदी ने इसी गीत के बहाने बंगाली वोटरों को साधने की कोशिश की, और संसद में इस पर लंबी चर्चा रखी गई वंदे मातरम पर, क्योंकि पिछले साल वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी नालायक है, जाहिल है, चौथी फेल आदमी है। तो जाहिल आदमी की जाहिलियत कहीं ना कहीं से तो निकल ही जाएगी। तो उस चर्चा के दौरान नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कह दिया। अब ये बहुत दिलचस्प मामला है। बंगला भाषा में बड़े भाई को, एल्डर ब्रदर को दादा कहते हैं, और संक्षेप में उसको दा कहते हैं। मतलब यदि किसी का बड़ा भाई फेलू है तो वो उसको फेलूदा कहेगा, किसी का बड़ा भाई माणिक है तो वो उसको माणिक दा कहेगा। लेकिन ये जो दा है ये बहुत इनफॉर्मल चीज है, बहुत अनौपचारिक है। आप किसी बुजुर्ग आदमी को दा नहीं कह सकते। लेकिन ये जो जाहिल नरेंद्र मोदी है, इसको कहना चाहिए था बंकिम बाबू, लेकिन इसने बंकिम बाबू को बंकिम दा कह दिया। तो इसको लेके बंगाल में और पूरे देश में भी आप कहिए, मोदी की बहुत फजीहत हुई, बहुत किरकिरी हुई। खैर, मोदी बेशर्म आदमी है, शर्म निरपेक्ष आदमी है, उसको फजीहत से कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी। लेकिन भद्द पिट गई इस वंदे मातरम वाले मामले में। तीसरा मुद्दा जो अभी इन लोग के ध्यान में है, वो है बांग्लादेश का मुद्दा। बांग्लादेश आप जानते हैं, पिछले 1-1.5 बरस से बांग्लादेश में बहुत कुछ हंगामा मचा हुआ है। अगस्त 2024 में वहां जन विद्रोह हो गया। जो प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, वजीर आजम थी शेख हसीना, उसको देश छोड़कर भागना पड़ा। उसने हिंदुस्तान में पनाह ली है। उसके बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की हुकूमत आई, और अभी 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं। उसके थोड़ा पहले वहां एक बड़े छात्र नेता का खून हो गया। उसके बाद बांग्लादेश में दंगे भड़क गए और हिंदुओं पर हमले हुए। खास के दीपू दास नाम के एक हिंदू को बहुत बेरहमी से मार डाला गया। तो बीजेपी आप जानते हैं भाजपा है। भाजपा का मतलब है भारत जलाओ पार्टी। ये पार्टी हिंदुस्तान में हमेशा आग लगाती रहती है, मजहब के झगड़े करा के, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा के। तो बीजेपी को लगा कि अब तो आपदा में अवसर मिल गया है, दीपू दास के बहाने और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उस बहाने पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को भड़काया जाए, और फिर हिंदू खतरे में है ये कहकर हिंदुओं का वोट ले लिया जाए, जो बीजेपी का एक पुराना हथकंडा है।
हिंदू मुसलमान करा दो, तब लोग सारे बुनियादी मुद्दे भूल जाएंगे, महंगाई भूल जाएंगे, बेरोजगारी भूल जाएंगे, अशिक्षा भूल जाएंगे, कानून व्यवस्था भूल जाएंगे, तो हिंदू मुसलमान कर दो। तो बांग्लादेश की जो घटनाएं हुई है उसका भी बीजेपी पश्चिम बंगाल में फायदा उठाने की कोशिशें कर रही है। एक और मुद्दा जो बीजेपी ने उठाया है वो एक अपने एजेंट के जरिए उठवाया है। उस एजेंट का नाम है हुमायूं कबीर। उसने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद शहर में बाबरी मस्जिद की बुनियाद डाल दी है और कहता है कि वे वहां बाबरी मस्जिद बनवाएगा। अब इसका खेल समझिए, जो ओरिजिनल बाबरी मस्जिद थी वो अयोध्या में थी और उसके बारे में कहा जाता था कि बाबर ने बनवाया था, इसलिए उसके नाम पर बाबरी मस्जिद पड़ी। और ये लोग कहते थे कि वो राम जन्मभूमि पर यानी राम जी के बर्थ प्लेस पर बना दी गई है। 6 दिसंबर 1992 को उस बाबरी मस्जिद को कार सेवकों ने तोड़ दिया, शहीद कर दिया, तो वो बाबरी मस्जिद तो खत्म हो गई। तो अब पश्चिम बंगाल में अब बाबरी मस्जिद बनाने का क्या तुक है। लेकिन ये जो हुमायूं नाम का आदमी है ये बीजेपी का दलाल है, बीजेपी का एजेंट है और इसने बाबरी मस्जिद का शगुफा फिर से छोड़ दिया है। और पिछले साल 6 दिसंबर को जिस दिन बाबरी मस्जिद का यौम शहादत था, बाबरी मस्जिद के विध्वंस की तारीख थी, उस दिन इसने बाबरी मस्जिद की बुनियाद मुर्शिदाबाद में रखी। मुर्शिदाबाद एक जमाने में बंगाल के नवाबों की राजधानी हुआ करता था, कैपिटल हुआ करता था, दारुल हुकूमत हुआ करता था। तो इसमें भी बीजेपी सोच रही है कि दंगा फसाद होगा, हिंदू मुसलमान का टेंशन होगा, तो फिर हम ममता बनर्जी को घेर लेंगे, कहेंगे कि बंगाल में हिंदू खतरे में है और फिर हमारी जीत हो जाएगी। तो ये जो आने वाले समय है इसमें आप देखेंगे कि ममता बनर्जी की साड़ी और नरेंद्र मोदी की दाढ़ी के बीच काफी खींचतान होगी। पिछले चुनाव जो बंगाल में हुए थे 2021 में, उसने नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सड़क छाप प्रचार किया था। वो चिल्ला चिल्ला के कहता था दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। उस पर एक बहुत बड़ा इंग्लिश अखबार है द टेलीग्राफ, कलकत्ता से छपता है। उसने अपनी सुर्खियां लिखी थी कि ये प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन इसका जो बर्ताव है वो कमेंट मारा लफंगे वाला है। जैसे जो सड़क छाप लफंगे होते हैं, आती जाती लड़कियों पर कमेंट मारते रहते हैं, उससे तुलना की थी द टेलीग्राफ अखबार ने नालायक नरेंद्र मोदी की। इस बार भी जो मोदी का प्रचार होगा बंगाल में वो सड़क छाप प्रचार ही होगा। साथियों, पश्चिम बंगाल कई साल तक, लगभग 30 बरस तक कम्युनिस्ट पार्टियों का गढ़ रहा था। ज्योति बसु 25 बरस तक पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे थे, वजीर आला रहे थे। ज्योति बसु की इतनी इज्जत थी कि 1996 में उनको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी ऑफर की गई थी, लेकिन उनकी पार्टी ने, सीपीएम ने उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया था। बाद में ज्योति बसु ने उसको हिस्टोरिक ब्लंडर बताया था, ऐतिहासिक भूल बताया था। तो 25 बरस तक ज्योति बाबू बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे और 5 बरस तक बुद्धदेव भट्टाचार्य बंगाल के सीएम रहे। 30 बरस पर बंगाल में कम्युनिस्टों ने राज किया और बहुत अच्छे अच्छे काम किए। सबसे बड़ा उनका काम ऑपरेशन बरगा का था, जो भूमि सुधार का काम था, लैंड रिफॉर्म्स का काम था और इसके तहत बहुत सारे गरीबों को जमीन दी गई थी। लेकिन 30 साल तक काम करने के बाद धीरे धीरे वो लोग अनपॉपुलर हो गए और ममता बनर्जी ने उन लोग की हुकूमत खत्म कर दी। ममता बनर्जी ने माँ माटी मानुष का नाम दिया और लेफ्ट ने भी कुछ गलतियां कर दी, खास के सिंगूर में और नंदीग्राम में, जिसका फायदा ममता बनर्जी को मिल गया। आजकल लेफ्ट पार्टियां जो है, कम्युनिस्ट पार्टियां बंगाल में जो बायां बाजू की सियासत करती है, वो हाशिए पर चली गई है। बंगाल चुनाव पर कांग्रेस की भी नजर है। हाल में प्रशांत किशोर ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी, तो ऐसी चर्चा है कि प्रियंका गांधी ने प्रशांत किशोर से कहा है कि वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में कांग्रेस की मदद करे, कांग्रेस के लिए रणनीति बनाए, स्ट्रेटजी बनाए। तो साथियों, पश्चिम बंगाल पर सबकी नजरें टिकी हुई है। मैं तो भाजपा को पॉलिटिकल पार्टी मानता ही नहीं, भाजपा को एक गुंडे मवालियों का गैंग मानता हूं।
इसलिए पश्चिम बंगाल के वोटरों से यही कहूंगा कि भाजपा को बुरी तरह हराए और एक बार फिर नॉन बीजेपी पार्टियों को, गैर भाजपा पार्टियों को सत्ता में लाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।